ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है एक लड़की को देखा तो पार्ट 2 का 1536 से आगे की कहानी। वही ओंकार अभी भी किसी गहरी उधेड़ बुन में लगा हुआ था। जैसे ही ओंकार कुछ पूछने की कोशिश करता है, इस बार फिर से सनी बोल उठता है। सनी कहता है, अच्छा ही होगा कि तुम उसे जल्दी ही मना लो, क्योंकि मुक्ता हम तीनों से मिलने के लिए मारवा हाउस आने वाली है। सनी कहता है, हाँ दोस्त, वह कोई जरूरी बात बताना चाहती है, इसलिए हम तीनों को मिलने के लिए बुला रही है। जब मैंने हमारी सिचुएशन बताई तो कहती है कि वह खुद वहां आकर हमसे मिल लेगी। ओंकार कहता है, क्या तुमने पता किया कि उस दिन होटल हेवन में हमारी सिक्योरिटी अचानक से क्यों बढ़ गई थी? सनी कहता है, प्रीति ने कहा था कि मारवा परिवार के बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। एकदम सिंपल है, या तो किसी दुश्मन ने हम पर अटैक प्लान किया होगा या अटैक करने की कोशिश की होगी, जिसकी जानकारी हमारे सिक्योरिटी गार्डों को पहले से मिल गई होगी। ओंकार कहता है, दुश्मन? इसका मतलब उस दिन प्रीति पर हमला हुआ था और प्रीति जानती है कि हमलावर कौन है? सनी कहता है, यह लड़कियां कुछ ज्यादा ही तेज हैं, हमें कुछ भी नहीं पता और इन्हें सब कुछ पता है। वह मुक्ता भी कुछ ऐसा जानती है जिसे जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए तो वह हमसे बात करने के लिए यहाँ मारवा हाउस आने के लिए तैयार हो गई है। इसके बाद वह मुक्ता से की हुई बाकी की सारी बातचीत भी ओंकार को कह सुनाता है। ओंकार कहता है, मुझे लगता है कि इन दोनों बातों में कोई न कोई ताल्लुक जरूर है। अब मैं प्रीति से तभी बात करूंगा जब हमारी मुक्ता से बात हो जाएगी। सनी कहता है, यदि ऐसा है तो फिर यही ठीक रहेगा, और मुझे यह भी लगता है कि प्रीति को मनाने में या फिर उसके मन की बात जानने में मुक्ता हमारी हेल्प कर सकती है। फिर कुछ पल के लिए दोनों दोस्त खामोश हो जाते हैं और अचानक से ही ओंकार सनी से पूछ बैठता है, एक बात पूछूं? सनी कहता है, क्या? मैं मना कर दूंगा तो तुम नहीं पूछोगे? ओंकार के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई देने लगती है और वह कहता है, तब भी पूछूंगा यार। सनी कहता है, तो फिर पूछ ही लो। ओंकार कहता है, तुम्हें मुक्ता कैसी लगी? ओंकार का सवाल सुनकर सनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक दिखाई देने लगती है, और फिर एक पल रुककर सनी जवाब देता है, अच्छी, बहुत अच्छी है। अब सनी कुछ सोचने लगता है। ओंकार अभी भी उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। सनी कुछ पलों के बाद ओंकार से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुक्ता मुझे पसंद करेगी? ओंकार सनी के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, वह तुम्हें पसंद करेगी नहीं, बल्कि वह तुम्हें पसंद करती है। एक लड़की होकर भी उसने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वह तुम्हें जानने समझने की कोशिश कर रही है। एक पल रुककर ओंकार आगे कहता है, अपने बिजनेस और तमाम कामों को छोड़कर अगर वह एक लड़की की जासूसी कर रही है तो वह बिना किसी कारण नहीं हो सकती। इसके बाद दोनों दोस्त हल्के हल्के मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग पैलेस, ग्रेटर नोएडा। आज भी भूमिका, कौटिल, अनिका, रोहित सभी समय से पहले ही वहां पहुंच चुके थे और फिर से पैलेस के सबसे ऊपर के फ्लोर पर मीटिंग हॉल में इकट्ठे हुए थे। कौटिल के चेहरे पे परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थी। कौटिल की तकलीफ देखकर भूमिका कहती है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है साफ साफ सभी के सामने रख दो, उसके बाद हम लोग मिलकर सोच लेंगे कि आगे क्या करना है। फिर अनिका कहती है, भूमिका सही कह रही है। अब कौटिल एक बड़ी सी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। वह सभी को बताता है, यह एक एडवांस रोबोट है। अभी तक इस तरह के रोबोट सिर्फ विजुअलाइज किए गए हैं, बनाए नहीं जा सकते हैं। यह अपनी तरह का पहला रोबोट है। इस वक्त हमारे लिए परेशानी की वजह यह है कि इसके सॉफ्टवेयर को कॉपी करने के बाद भी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके अंदर जितने भी फंक्शन एक्टिवेट है, हमारी डिवाइस केवल उन्हीं को कॉपी कर पाएगी। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है जितना हमें दिखाई दे रहा है।
डिवाइस में जो कुछ भी कॉपी हुआ है उसमें से इसके बहुत सारे रूप हम अपने घर में ही देख चुके हैं। वह अपने आप को छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज में बदल सकने में साथ साथ अपने बड़े से बड़े रूप में भी खुद को ढाल सकता है। इसके छोटे रूपों को हम देख चुके हैं, लेकिन यह कितना बड़ा हो सकता है इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिसे हम घर की कोई सामान्य मशीनरी समझ रहे थे, वह एक चलता फिरता रोबोट है जो हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसकी हमें जानकारी भी नहीं है। हाँ, मैं इसके बारे में इतना जरूर बता सकता हूँ कि इसे बनाने के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन रोबोट एक्सपर्ट ने सालों मेहनत की होगी। इसे बनाने में बेहिसाब मेहनत और वक्त के साथ साथ अपार दौलत भी खर्च हुई होगी, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसे बनाने के पीछे किसी छोटे मोटे व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता। इसके अलावा इसका उद्देश्य भी छोटा मोटा नहीं हो सकता। इसके बाद स्क्रीन की तरफ पीठ करते हुए बाकी सबकी ओर देखने लगता है और आगे कहता है, इससे भी जरूरी बात यह है कि रोबोट का सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली टीम के साथ नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी के बेहतरीन साइंटिस्ट भी इसे बनाने में उसके साथ हैं। इस रोबोट का सॉफ्टवेयर जिसकी हमें अधूरी जानकारी है, उससे भी महत्वपूर्ण भाग की इसकी रचना है। यह खुद को कुछ ही सेकंड में रिपेयर भी कर सकता है, इसलिए इसे नुकसान पहुंचाना भी आसान नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि हम सोच रहे हैं कि हम इसे करप्ट करके इस पर बढ़त हासिल कर सकते हैं, यह भी एक बड़ा ही मुश्किल काम होने वाला है। इसके बाद फिर से स्क्रीन की तरफ मुड़कर उसे कुछ एनिमेशन दिखाते हुए कहता है, इसके सॉफ्टवेयर को कॉपी करना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल इसके अंदर किसी भी कोड या कमांड को डालना है। इसकी एंटीवायरस वॉल सेवल लेयर्स हैं। इस तरह की कोई भी तकनीक मैंने आज से पहले नहीं देखी है। कौटिल्य आगे कहता है, इस तरह की कोई भी तकनीक मैंने आज से पहले नहीं देखी। जब हम पहली लेयर को तोड़कर अंदर जाएंगे और दूसरी लेयर पर काम करेंगे तो पहली लेयर खुद को रिपेयर कर लेगी। तीसरी तक जाएंगे तो खुद को दूसरी लेयर खुद को रिपेयर कर लेगी। जब तक हम इसके अंदर नहीं पहुंचेंगे तब तक इसे करप्ट नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर सबसे अंदर की सब 3 लेयर यह है जो वायरस को किल कर देगी, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं कैप्चर कर लेगी। अपनी बात को समझाने के लिए वह स्क्रीन पर अलग अलग तरह के ग्राफ्स का एनिमेशन दिखाते हुए आगे बढ़ता है और बारी बारी सभी के बारे में डिटेल से बताता चला जाता है। यह सब बताने के बाद कौटिल्य एकदम खामोश हो जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद भूमिका कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह 7 लेयर चक्रव्यूह है जिसको तोड़ने के लिए अभिमन्यु की जरूरत है और अभिमन्यु हमारे पास नहीं है। कौटिल्य कुछ नहीं कहता और अपने होठों की मूवमेंट करते हुए सिर्फ हल्के से अपनी गर्दन हिलाता है। अब अनिका कौटिल्य से कहती है, अगर तुमने प्रॉब्लम ढूंढी है तो कोई सॉल्यूशन भी ढूंढा होगा, कहो क्या सोचा है। कौटिल्य कहता है, मैं इसे कर सकता हूँ लेकिन मुझे इसमें काफी वक्त लगेगा। हो सकता है कि मैं एक दिन में कामयाब हो जाऊं और यह भी हो सकता है कि मुझे इसे करने में 1 हफ्ता या 1 महीना भी लग जाए। यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने कभी भी सुना नहीं है और कभी सोचा भी नहीं है। यह सिर्फ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नहीं है, यह विश्व के सबसे काबिल वैज्ञानिकों का दिमाग है। और आप अच्छी तरह जानती हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग तक तो ठीक है, लेकिन साइंस के मामले में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। फिर कुछ पल रुककर दोबारा कहती है, इसे ब्रेक करने के लिए हाईएस्ट लेवल स्पीड चाहिए। यह खुद को रिपेयर करे, उससे पहले 7 दीवारों को तोड़कर इसके सॉफ्टवेयर को करप्ट करना होगा। यह सब सुनने के बाद अनिका अपने माथे पर हाथ रख लेती है। तभी कौटिल्य से भूमिका पूछती है, क्या तुम्हारा यह साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी ग्रुप एक साथ मिलकर भी यह नहीं कर सकता? अब अनिका भूमिका को समझाते हुए कहती है, भूमिका, सभी तरह की इंजीनियरिंग अपने आप में साइंस होती है, लेकिन जो इस वक्त कौटिल्य कहना चाहता है इसका मतलब यह है कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हमारे ग्रुप के साथ टैकल कर सकता है, लेकिन इसका हार्डवेयर नैनो टेक्नोलॉजी के महारथी साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किया गया है, जिसे हमारा पूरा ग्रुप मिलकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर इसके हार्डवेयर को तोड़ा जा सके
या उसके अंदर एंट्री किया जा सके, तब कहीं जाकर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आसान भाषा में तुम इसे मानव के शरीर की ही समझो, जिसके अंदर का पूरा सिस्टम स्क्रीन के 7 लेयर से घिरा होता है और यही स्क्रीन छोटी मोटी चोटों का असर हमारे शरीर को किसी भी प्रणाली पर नहीं होने देती। तभी कौटिल्य कहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी स्किन हमारी स्किन की तरह कोमल नहीं है, वह अभेद है। अब भूमिका के चेहरे पर भी परेशानी दिखाई देने लगती है और वह अनिका से झट से कहती है, तुम सबसे पहले बच्चों को उसके रोबोट से बचाकर मारवा हाउस से बाहर कहीं सेफ जगह पर पहुंचा दो, बाकी सब हम मिलकर झेल लेंगे। भूमिका की बात सुनकर रोहित मारवा भी अनिका के चेहरे की तरफ देखने लगता है। इस बार अनिका के चेहरे के हाव भाव कुछ बदले हुए से नजर आते हैं और कुछ पलों के बाद वह कहती है, ठीक है, मैं देखती हूँ इस बारे में क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में करण बेहद गुस्से में अपने कमरे में अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा हुआ था। मयूर भी कमरे में ही मौजूद था। वह एक ओर अपने दोनों हाथ मोड़कर खड़ा था। कुछ ही देर में कमरे का दरवाजा खुलता है। श्रवण गुलेरिया और उसकी पत्नी शकुंतला देवी मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आ जाते हैं और यूं ही झूठी मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर करण से नमस्ते कह देते हैं। करण उन दोनों की नमस्ते का कोई जवाब नहीं देता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगते हैं और आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। शकुंतला आंखों से पूछती है, करण इतना गुस्से में क्यों है और हमें यहाँ क्यों बुलाया हुआ है? श्रवण आंखों से जवाब देता है, अभी खुद पता चल जाएगा। फिर पलके झपकाकर उसे वहाँ रखे हुए सोफे पर बैठने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी करण के कमरे में रखे हुए सोफे की तरफ बढ़ जाते हैं और जैसे ही बढ़ने लगते हैं तभी करण बोल उठता है, क्या मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था? अब दोनों पति पत्नी अपनी जगह पर खड़े रह जाते हैं। दोनों को सांप सूंघ जाता है। पूरे खानदान में किसी की हिम्मत नहीं थी कि करण की खिलाफत कर सके। श्रवण हंसते हुए कहता है, तुम इतने नाराज क्यों हो? क्या हमसे कोई भूल हो गई है? उनके इस सवाल पर करण उन्हें घूरने लगते हैं। करण की आंखों से दोनों पति पत्नी सहम जाते हैं। उन दोनों की निगाहें नीचे की ओर झुक जाती है। फिर करण थोड़ी देर के बाद कहते हैं, तुम दोनों खुद बहुत समझदार हो, अपनी गलती खुद समझ सकते हो। वह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ उस गलती का परिणाम सुनाने के लिए बुलाया है। अब दोनों पति पत्नी को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उनके हाथ पैरों से जान निकल गई हो। उन्हें खड़े होने में दिक्कत हो रही हो, सिर में चक्कर चल रहे हो और दोनों गिरने ही वाले हो। तभी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद करण मयूर की तरफ आंखों से इशारा करता है। मयूर जवाब में अपनी गर्दन हिलाता है और एक फाइल लेकर उन दोनों की तरफ बढ़ा देता है। इसके बाद वह फाइल श्रवण के हाथों में पकड़ाते हुए वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। श्रवण शकुंतला की तरफ देखता है। शकुंतला आंखों से इशारा करती है, इसे खोलो और देखो कि इसमें क्या है। श्रवण पलके झपकाकर हामी भरता है। वह झट से फाइल को खोलकर एक एक पेज ध्यान से देखते हुए पलटने लगता है। शकुंतला भी श्रवण के और भी करीब आते हुए अपनी आंखें फाइल में गड़ा देती है। पूरी फाइल को पढ़ लेने के बाद दोनों पति पत्नी फिर से एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगते हैं। दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब शकुंतला करण से कहती है, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह अधिकार माता पिता का होता है कि वह अपनी संतान को अपनी संपत्ति में से कितनी संपत्ति देगी और कब देगी। करण उसे घूर कर देखता है। तभी श्रवण शकुंतला का हाथ पकड़ लेते हैं और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो भाग्यवान? जो हाथ में बचा है वह भी चला जाएगा। इससे उलझने की गलती भी मत करना। फिर जैसे ही शकुंतला श्रवण की ओर देखती है, श्रवण उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। अब मयूर शकुंतला की बात का जवाब देते हुए कहता है, आपको जो भी शेयर हर महीने मिलता था, आपने उसका दुरुपयोग किया है, जिसकी मदद से आप गुलेरिया खानदान के नाम को रोशन करते। उसी दौलत की मदद से आपने हमें दागदार किया है।
अगर यह एक्स्ट्रा मनी आपके पास नहीं होंगे तब आप लोग इस तरह की कोई भी करतूत दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब से आपके कुल शेयर का 80% प्रॉफिट ओंकार के अकाउंट में जाएगा और आप लोगों के शौक और आराम में से कोई कमी न आए, इसलिए बचा हुआ 20% प्रॉफिट आप लोगों को पहले ही की तरह समय पर मिलता रहेगा। इससे पहले कि शकुंतला भड़क उठती, मयूर अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, हाँ रुकिए रुकिए, कुछ भी कहने से पहले आगे सुन लीजिए। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपकी अगली हर एक गलती इस प्रॉफिट में से जो आपको मिलने वाला है हर बार 5% प्रॉफिट और कम करवा देगी। इसके बाद श्रवण गुलेरिया बड़े ही प्यार से करण से कहते हैं, अपने ही भाई के साथ ऐसा कौन करता है? तुम्हें हमारी वजह से कभी कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग गुलेरिया हाउस छोड़कर तुमसे दूर बंगलों में रहते हैं। इसके बाद भी अगर तुम्हें हमारी वजह से कोई परेशानी हुई है तो हम दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं। इससे पहले कि उन दोनों पति पत्नी की नौटंकी आगे बढ़ती, करण अपने हाथ की हथेली को आगे कर देता है। यह खामोश हो जाने का इशारा था। करण एक बार फिर से सख्त आवाज में कहना शुरू करता है, तुम दोनों यहाँ से क्यों गए थे? इस बारे में सभी जानते हैं। इस पर तुम्हारी सफाइयों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले कि तुम दोनों की करने की सजा खुद रोहित मारवा तुम्हें दे दे, मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ, क्योंकि रोहित मारवा की मार तुम झेल नहीं पाओगे। तुम दोनों की महत्वाकांक्षाओं के लिए मैं दोनों खानदानों के सालों बाद सुधरे हुए संबंधों को ताक पर नहीं रख सकता। तुमने हमारे परिवार पर दाग लगाया है, इसके बाद भी अपनी इस सजा को करण गुलेरिया की तरफ से अपनी भलाई समझना। और श्रवण, याद रहे कि तुम्हारी इतनी भलाई सिर्फ इसलिए सोची गई है क्योंकि बदकिस्मती से तुम्हारी रगों में गुलेरिया खानदान का खून है। अब एक बार फिर से जैसे ही श्रवण और शकुंतला कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, करण अपनी मोटी मोटी आंखों से उन्हें घूरते हुए भरता है। उसकी आवाज सुनते ही दोनों की रूह कांप उठती है। करण गर्दन हिलाकर उन दोनों को कमरे से बाहर निकल जाने का इशारा करते हैं। दोनों चुपचाप वहां से बाहर निकल जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद करण मयूर से कहता है, मयूर, तैयारी करो, जितना जल्दी हो सके दोनों बच्चों को रिश्ते में बांध देना ठीक होगा, क्योंकि यह दोनों इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। इन दोनों की प्रवृत्ति सियार जैसी है। इस बार इनका वार चूक गया, लेकिन हर बार ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ युगराज के बंगले में युगराज अपने ही बंगले में बनाए गए पार्टी ऑफिस के अंदर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग में व्यस्त था। एक कार्यकर्ता कहता है, भैया जी, हम अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पर समस्या से बड़ी समस्या यह है कि हम सभी के क्षेत्रों की समस्याएं एक जैसी नहीं है। कहीं पर सीवर ब्लॉकेज की समस्या है तो कहीं पर पानी की, कहीं सड़क की समस्या है तो कहीं पर झुग्गी झोपड़ी की, कहीं लोग वृद्धा पेंशन को लेकर परेशान है तो कहीं विकलांगता को लाभों को लेकर। तभी दूसरा कार्यकर्ता कहता है, अगर सभी जगह एक ही जैसी समस्या हो तो हम कोई एक प्रस्ताव पास करवाने का दबाव बना सकते हैं और सभी से वाहवाही लूटकर अपने लिए वोट सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लोगों की दिक्कतें ही अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें? इसी तरह से आगे भी अन्य कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रखने लगते हैं। अब युगराज अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और अपने दोनों हाथों से सभी को बैठने का इशारा करता है। सभी शांति से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और युगराज बोलना शुरू करता है, देखिए, इसमें इतना अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोगों की समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। तुम उनकी जितनी भी जरूरतें पूरी करते जाओगे, वह हर उस पूरी की गई जरूरत के बाद एक नई जरूरत के साथ सामने आ खड़े होंगे। जहां पानी की समस्या है, क्या वहां सीवर की समस्या नहीं होगी? निश्चित ही तौर पर होगी, लेकिन अभी उनके लिए प्राथमिकता पानी है। जब पानी की समस्या सुलझेगी तो सीवर की समस्या दिखाई देगी, फिर बिजली की समस्या दिखाई देगी। जहां इस तरह की सभी मूल समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वहां उन्हें पेंशन जैसे लाभों की प्राप्ति की इच्छा होगी।
अब एक पल रुककर आगे कहता है, यह सही भी है। हम लोगों का चुनाव इसीलिए किया गया है ताकि हम उनके एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद आने वाली सभी समस्याओं को दूर करते जाएं। लेकिन समस्याएं दूर कैसे की जाए, हमारे लिए यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जैसे ही उनकी पहली समस्या दूर करोगे वह सब खुश हो जाएंगे और थोड़ी ही दिनों के बाद दूसरी समस्या लेकर तुम्हारे पास बड़ी ही उम्मीद से आकर खड़े हो जाएंगे और फिर दूसरी सुलझाओगे तो तीसरा समस्या सामने आकर खड़ी हो जाएगी और उनकी अंतिम समस्या वह होगी जो हमसे भी नहीं सुलझेगी। क्यों भाई, हम भी तो इंसान ही है ना। योगराज अपनी बात को समझाते हुए आगे कहता है, यदि आप उनकी अंतिम समस्या नहीं सुलझा सके तो वह अपनी पहले सुलझाई हुई सभी समस्याओं को भूल जाएंगे और फिर हमें गालियां देंगे। हमारा वोट बैंक कमजोर पड़ जाएगा। अब इन लोगों को कौन समझाए कि जो समस्याएं हमने पहले सुलझाई उसमें हमारी कितनी मेहनत, वक्त और पैसा लगा था। इन्हें किसी भी कोई अहमियत नहीं है, इन्हें अहमियत है तो सिर्फ खुद की। इसलिए आप सभी अपने और अपनी पार्टी के बारे में सोचो। पार्टी रहेगी तो आप रहेंगे और आप रहेंगे तो पार्टी बनी रहेगी। इसलिए जो इस वक्त जिस समस्या पर है उसे उसी समस्या पर रहने दो। आप सभी को बस इतना करना है कि उनसे समय समय पर जाकर मिलते रहो, उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं, अलग अलग तरह से उन्हें बहलाएं फुसलाएं, उनके सामने जाकर ऐसे दिखाएं कि आप ही सबसे बड़े जनहितैषी हैं। काम पूरा न कर सकने का ठिकारा दूसरी पार्टी के लोगों पर सिर फोड़ें। जब इलेक्शन एकदम पास होंगे तब हम हर काम करेंगे, फिर उन्हें हम यह भी याद रहेंगे और वोट भी हमें मिलेंगे। ठीक इसी वक्त गजेंद्र पाल उनके पास आ जाता है और कान में कुछ कहकर वहीं खड़ा हो जाता है। युवराज उसकी तरफ देखकर अपनी गर्दन हिला देता है, फिर जल्दी जल्दी मीटिंग को खत्म करके वहां से बाहर निकल जाता है। युवराज मीटिंग हॉल से सीधा अपने डाइनिंग हॉल में पहुंच जाता है। इसमें दीवारों की सजावट के तौर पर गरम दलपंथी और नरम दलपंथी दोनों ही तरह के देशभक्तों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी। उन पर नियमित रूप से चढ़ाए जाने वाले फूलों के हारों की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। हॉल की अन्य सभी सजावटें आधुनिक प्रकार से की गई थी। युवराज यहाँ बाबूराव को अपनी आंखों के सामने देखकर अपने स्वभाव के अनुसार अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, आइए बाबूराव जी, अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे। कहिए क्या आदेश लेकर आए हैं। बाबूराव भी अपने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुरा देता है और कहता है, आपके पास यहाँ आता हूँ तो लगता है स्वर्ग में आ गया हूँ। युवराज बाबूराव को बैठने का इशारा करता है। इसके बाद दोनों गद्देदार कुर्सियों पर आमने सामने बैठ जाते हैं। युवराज कहता है, सबसे पहले आप यह बताइए कि कैसे हैं आप। बाबूराव जवाब देता है, भैया जी, आपका यही मीठा स्वभाव सबका दिल जीत लेता है। फिर अपनी आवाज को एकदम धीरे करते हुए कहता है, माँ साहब के बेटे होने के बाद भी आपके स्वभाव में क्रोध और गुरूर दोनों ही दिखाई नहीं देते। यह सुनते ही युवराज का ध्यान अचानक से भटक जाता है। फिर बाबूराव मुस्कुराकर आगे कहता है, हमें यहाँ दो विशेष कामों से भेजा गया है। पहले आपकी सुरक्षा। इससे पहले कि बाबूराव आगे कुछ कहता, युवराज पूछता है, मतलब हम? आपके साथ और भी कोई है? बाबूराव जवाब देता है, सुरक्षा का सवाल है इसलिए अपनी फौज साथ लेकर आया हूँ। फिर युवराज पूछता है, और दूसरा विशेष काम क्या है? बाबूराव जवाब देता है, दूसरा उस आकाश की सुरक्षा। फिर हंसते हुए कहता है, या फिर यह कहिए कि उस आकाश से अपनी सुरक्षा। अब युवराज कहता है, मतलब उसके लिए भी फरमान जारी हो गया है। बदले में बाबूराव मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। बाबूराव अपनी गर्दन को युवराज की तरफ झुकाते हुए अपनी आवाज और धीमा करके कहता है, माँ साहब ने कहा है कि आपकी जान को खतरा है। इसी कारणवश आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खास मुझे यहाँ भेजा गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ दिनों के लिए जन सम्मेलन आदि रद्द कर दीजिए। यहाँ तक कि मेरा सुझाव यह है कि आप कुछ दिनों के लिए जमीन के अंदर छुप जाइए, खासकर रात के वक्त, ताकि आपको कोई ढूंढ न पाए। युवराज जोर से हंसते हुए कहता है,
तुम बिना वजह ही इतना डर रहे हो। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया है वह करो, और मुझे जो काम दिया गया है मुझे वह करना ही होगा। फिर बड़े ही घमंड के साथ कहता है, मुझ तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं। यह बंगला जितना ऊपर दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा नीचे बना हुआ है। आधुनिक तकनीक के बड़े बड़े हथियार हमारे पास मौजूद हैं। फिर एक पल रुककर कुछ सोचकर आगे कहता है, ऐसा नहीं है कि मुझे उन दोनों का डर नहीं है, लेकिन जिंदगी डर कर नहीं बचाई जा सकेगी। उसके लिए हमें लड़ना होगा। अब बिना लड़े हमें हथियार डाल देना शोभा नहीं देगा। असल में डर तब होता है जब यह भी पता नहीं हो कि दुश्मन से लड़ने के लिए कौन सा मुहूर्त रखा है। अब वह आने ही वाली है, तब हम भी पूरी तैयारी से उनका इंतजार करेंगे। आखिर वह दोनों पति पत्नी कितने भी ताकतवर क्यों न हो बाबूराव, अंत में बने तो हाड़ मांस से ही है। ऐसा कहकर वह दोनों हंसने लगते हैं। फिर योगराज दोबारा बोलना शुरू करता है, अगर उनका सामना करना ही तय है तो यही सही, उन दोनों के कब्र हम इसी बंगले में खोदेंगे। फिर हंसने लगता है और हंसते हंसते अचानक से चुप हो जाता है। फिर बाबूराव की तरफ देखते हुए कहता है, पर उसे हमें जिंदा पकड़ना है, हम उसकी कब्र नहीं खोद सकते। फिर बाबूराव कहता है, वही तो भैया जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप छिप जाइए। अगर वह यहाँ आ भी गई तो हम अपने बिछाए जाल में उसे कैद कर लेंगे। योगराज बात को पूरा करते हुए कहता है, और इस तरह एक तीर से दो निशाने लगेंगे। आप सुरक्षित हो जाएंगे और माँ साहब को उसका बेशकीमती उपहार भी मिल जाएगा। बाबूराव कहता है, ठीक है भैया जी, मैं अभी अपनी सिपाहियों के साथ तैयारी पर लग जाता हूँ। यहाँ का बंदोबस्त करने के बाद मुझे वकील बाबू से भी मिलने जाना है। एकमात्र वही है जिनकी मदद से आकाश तक पहुँचा जा सकता है, वरना आप तो जानते ही हैं गुलेरिया हाउस में पहुँचना हमारे जैसों के लिए सिर्फ एक ख्वाब सा है। वहीं दूसरी तरफ परासर हवेली में आदित्य के कमरा। आदित्य अपने कमरे के डायमंड शेप के झरोखे के पास खड़ा था और लगातार बाहर की ओर देख रहा था। उसके दोनों हाथ पीछे की ओर परस्पर एक दूसरी हथेली को पकड़े हुए थे। वहीं कमरे में एक और अपने दोनों हाथ बांधे सुनील खड़ा था, और वहीं सुनील से 2 कदम दूर आदित्य के ठीक सामने की ओर विराट खड़ा था। दोनों आदित्य के बोलने का इंतजार कर रहे थे। आदित्य लंबी गहरी सांस लेकर उसे छोड़ते हुए उन दोनों की ओर घूम जाता है और विराट की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में कहता है, क्या आपको यह जरूरी नहीं लगा सनी मारवा के बारे में हमें कोई जानकारी दी जाए? विराट अपनी गर्दन झुकाए हुए जवाब देता है, सर, घर में यह सब बात सभी जानते थे। मैं आपके पास तब तक नहीं जा सकता था जब तक मुक्ता बेटी जी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाती। आदित्य कहता है, घर में सभी जानते थे, लेकिन हमें किसी ने भी बताना जरूरी नहीं समझा। यह कहकर वह अपनी दाईं ओर देखता है। घर के सभी सदस्य लाइन से खड़े थे। आदित्य के बात सुनते ही सबने अपनी गर्दन झुका ली थी। इस वक्त सिर्फ सुनील और विराट ही नहीं थे जो डांट खाने की कतार में खड़े थे, बल्कि पूरा परिवार एक तरफ से कतारबद्ध तरीके से खड़ा था। सब एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। केवल मुक्ता ही ऐसी थी जो इस सभा में मौजूद नहीं थी। अब आदित्य आगे कहते हैं, आप सभी को इस बात का अंदाजा भी है कि यदि इस पूरी घटना में एक भी कड़ी कम होती तो हम सभी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। यदि हमें ओंकार का सच पता नहीं चलता तो हमारी मुक्ता की जिंदगी हम अपने हाथों से बर्बाद कर देते। गुलेरिया परिवार से एक बार रिश्ता जोड़ लेने के बाद तोड़ना आसान नहीं होने वाला था। दूसरी तरफ हमारी मुक्ता सनी मारवा को पसंद करती है। इस बात की कोई भनक नहीं होने के कारण हम अनजाने में ही उनका दिल तोड़ देते और यह अलग से हमसे एक बड़ा अपराध हो जाता। अगर मुक्ता समय पर ऑफिस नहीं पहुंच जाती और हमें सब कुछ नहीं बताती तो बिना वजह आज हम मारवा परिवार से भी दुश्मनी मोल लेकर बैठे होते। अब एक बार फिर से विराट और सुनील की तरफ देखते हुए कहते हैं, कम से कम हमें नहीं बताया तो जिस वक्त सुनील मेहमानों की सूची बना रहे थे तब उन्हें बताया होता। इतना कहकर वह चुप हो जाता है और विराट की तरफ देखता रहता है। अब विराट कहता है,
मैंने दोस्तों में उनके नाम भी लिखवाए गए थे। ऐसा सुनने के बाद आदित्य सुनील की तरफ देखता है और सुनील अपनी गर्दन झुकाकर कहता है, सर, मैंने आपको अभी तक मेहमानों की सूची नहीं दिखाई है। इस बारे में मैं आपसे बात करने वाला था। अब वह घर वालों की तरफ देखता है तो वह सब भी अपनी गर्दन नीचे करके कहते हैं, हमें लगा था कि आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब आदित्य सभी की सफाइयां सुनने के बाद वहां रखी हुई शाही कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कोहनी उसकी हैंड रेस्ट पर रखते हुए हाथ माथे पर रख लेते हैं। यहाँ घर में सभा चल रही थी और वहाँ मुक्ता हवेली की छत पर इधर से उधर टहल रही थी। खुला आसमान, ठंडी हवा, चहचहाते हुए पंछियों की आवाज, बहते हुए पानी का मीठा शोर बेहद सुहावना लग रहा था। शाम के वक्त अक्सर वह अपना समय यही बिताती थी। उसके दिमाग में लगातार यही चल रहा था कि वह किस तरह अपने नए दोस्तों से मिलने मारवा हाउस जाए। ठीक इसी वक्त घर के एक नौकरानी नीलम दौड़ते हुए छत पर आ जाती है। उसके पैरों की आवाज सुनते ही मुक्ता उसकी ओर देखने लगती है। उसे देखकर लग रहा था कि वह कुछ बताना चाहती है, लेकिन दौड़ने की वजह से उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसे इस तरह हाँफते हुए देखकर मुक्ता उसे वहां रखी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा करती है और शीघ्रता से एक गिलास में पानी लाकर उसकी ओर आगे कर देती है। नीलम अपनी जगह पर खड़ी रहकर अपना हाथ ना में हिलाती है और पानी के लिए मना कर देती है और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखकर जोर जोर से सांस लेते हुए कुछ बताने की कोशिश करती है। वह कहती है, नहीं दीदी जी, पानी नहीं चाहिए। हम आपको यह बताने आए हैं कि सभी घर वालों की नीचे मीटिंग चल रही है। मालिक बहुत गुस्से में है, सभी को डांट पड़ रही है। अब आप ही उन्हें बचा सकती हैं। मुक्ता पूछती है, पर क्यों? सभी डांट क्यों सुन रहे हैं? नीलम जवाब देती है, वह सब हमें नहीं पता। इससे पहले कि हमारे नाम की पुकार लगे और हमें भी उन सब के साथ डांट खाने के लिए खड़ा होना पड़े, हम वापस नीचे जा रहे हैं। बस किसी तरह आप तक सूचना पहुंचाने आए हुए थे। ऐसा कहकर नीलम वहां से वापस नीचे की ओर भाग जाती है। नीलम बहुत छोटी थी जब मुक्ता किसी गिरोह से उसे बचाकर घर लेकर आई थी। जब नीलम को अनाथालय भेजने की कोशिश की गई तो उसने डर के मारे वहां जाने से मना कर दिया था। तब से वह परासर हवेली में काम भी करती थी और साथ ही साथ उसकी पढ़ाई भी यही हवेली में ही हो रही थी। वह ज्यादा से ज्यादा समय मुक्ता के आसपास रहती थी, जिसके चलते उसके व्यवहार, स्वभाव आदि पर मुक्ता का प्रभाव था। नीलम की बात सुनते ही मुक्ता झट से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंच जाती है। जब वह आदित्य के कमरे के पास पहुंचती है तो उसके कान में आदित्य की आवाज पड़ती है। आदित्य कहता है, समस्या अभी हमारे सिर से टली नहीं है। मिस्टर रोहित मारवा ने हमें मुक्ता के साथ आकर मिलने के लिए कहा है। अब न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यही बात समान परिस्थितियों में पता चल जाती तो हम उपहार आदि के साथ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर सनी मारवा के माता पिता से जाकर मिलते, तब बात कुछ और ही होती। अब जिन परिस्थितियों में यह बात शुरू हुई है, न जाने इस पर मिस्टर रोहित मारवा क्या प्रतिक्रिया देने वाले हैं। आदित्य अपनी चिंता जताते हुए कहते हैं, पूरे मारवा परिवार में उनके खिलाफ जाने का साहस किसी का नहीं, चाहे वह सनी के माता पिता ही क्यों न हो। वैसे भी सनी मारवा अपने माता पिता के साथ नहीं बल्कि मिस्टर रोहित मारवा के साथ रहते हैं। यह सुनते ही मुक्ता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इस समय मुक्ता इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि रोहित मारवा की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। उसे बस इस बात की खुशी थी कि इस बहाने वह मारवा हाउस जाकर ओंकार और प्रीति के साथ साथ सनी से मिल सकेगी और वह फिर सभी गलतफहमियां, शिकवे गिले दूर कर देगी। मुक्ता झट से अंदर आ जाती है। मुक्ता को वहां देखकर सभी की जान में जान आ जाती है। वह अपने पिता की कुर्सी के पास पहुंचकर उसके गले में पीछे की ओर से दोनों हाथ डाल देती है। फिर बड़े ही खुशनुमा अंदाज में कहती है, हमें अपने आज में कल के उत्सव के बारे में सोचना चाहिए, न कि कल की चिंता करनी चाहिए। आप रोहित मारवा से मिलने के लिए इस तरह जाइए
जिस तरह आप अपने किसी भी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाते हैं। यह हमारे अपने परिवार की मर्यादा है। उनके परिवार का जो सलीका होगा वह उसी हिसाब से हमारे साथ बर्ताव करेंगे। आपको अधिक सोचने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जिंदगी में हर वह चीज हासिल हो जिसकी हमें ख्वाहिश है, वो यह जरूरी नहीं है। अगर मिल गई तो ईश्वर की कृपा और हमारा प्रयास, यदि नहीं मिली तो हमारा भाग्य। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में शाम का वक्त था। ओंकार और सनी अपने कमरे में बाहर नीचे लॉन में टहल रहे थे। ओंकार सनी से कहता है, यह मारवा हाउस में किसी तरह की तैयारियां चल रही है क्या? कम से कम इस तरह की तैयारियां किसी पार्टी फंक्शन के लिए नहीं की जाती है। यह सब क्या हो सकता है? सनी कहता है, तुमने मेरे मन की बात कह दी है। बड़ी देर से मैं भी यही सोच रहा हूँ। ठीक इसी वक्त वह दोनों की नजर आयशा मारवा पर जाती है। सनी ओंकार के साथ आयशा मारवा के पास पहुंच जाता है और आयशा मारवा से पूछता है, ताई जी, यह मारवा हाउस में किसी तरह की तैयारी चल रही है क्या? आयशा इस वक्त एक नौकर से कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन दे रही थी, इसलिए वह सनी की बात का मतलब नहीं समझ पाती है और उसका ध्यान केवल प्रीति की सगाई की तैयारी तक ही जाता है। इसलिए वह जवाब देती है, सरप्राइजिंग अच्छे होते हैं। अभी मैं तुम्हें सिर्फ इंतजार करने की सलाह दूंगी। सही समय आने पर तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। ऐसा कहकर वह सनी के चेहरे पर हाथ रखती है और दोबारा से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। सनी ओंकार की तरफ देखता है। ओंकार उसे आंखों से वहां से चले जाने का इशारा करता है। दोनों दोस्त दोबारा से वापस टहलने लग जाते हैं। धीरे धीरे शाम रात में बदल जाती है। अनिका और रोहित के साथ साथ भूमिका कौटिल्य भी वापस लौट आते हैं। अनिका उन सभी के साथ साथ चल रहे अब्दुल्ला से पूछती है, क्या सभी तैयारियां हो चुकी है? अब्दुल्ला जवाब देता है, जी मैडम, आपने जितना कहा था वह सब हो गया है। अनिका रोहित से कहती है, मैं एक बार बच्चों के कमरे में होकर आती हूँ। रोहित जवाब देता है, मैं भी साथ चलता हूँ। अनिका कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ इंतजाम करके मैं बस जल्दी ही लौट आऊंगी। रोहित अनिका की बात पर हैरान रह जाता है, लेकिन अनिका की बात का विरोध करना रोहित के स्वभाव में नहीं था। अनिका सीधा बच्चों के कमरे की तरफ चली जाती है। उसे देखते ही सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने की जगह दे देते हैं। अनिका के अंदर जाने से थोड़ी ही देर के बाद बच्चों के कमरे की बालकनी की तरफ से दरवाजा खुलता है और एक के बाद एक करीब 10 सिक्योरिटी गार्ड बालकनी में प्रवेश करते हैं। फिर वहीं अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। अनिका बिस्तर पर लेटे हुए बच्चों को चादर से ढककर बाहर निकल जाती है। इसके बाद सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं, लेकिन आपस में बिना कुछ बात किए जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में लौट जाते हैं। लेकिन भूमिका कौटिल्य के साथ उसके कमरे की ओर चली जाती है। कमरे में पहुंचने के बाद भूमिका कौटिल्य से पूछती है, जैसे मानव के शरीर में उसका ब्रेन या हार्ट दोनों में से कोई भी फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, क्या इसी तरह रोबोट के भी हार्ट या ब्रेन जैसा कोई पॉइंट नहीं होता? इस वक्त कौटिल्य के दिमाग में किसी भी तरह से रोबोट विविधताएं से निपटने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढ लेने के अलावा कुछ नहीं चल रहा था। कौटिल्य अपना लैपटॉप ऑन करके उसके सामने बैठ जाता है और स्क्रीन की तरफ देखकर अपनी उंगलियों को लगातार कीबोर्ड पर चलाते हुए भूमिका की बात का जवाब देते हुए कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन इस वक्त मुसीबत यह है कि यह रोबोट जितनी आसानी से अपना आकार बदल लेता है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमें उसके दिल और दिमाग ठीक उनकी जगह पर मिल जाए। यह जरूरी नहीं है। इसके अलावा अगर वह उसी जगह पर है, तब भी उसके अंदर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं है। कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। कौटिल्य अपने काम में लग जाता है और भूमिका वहीं उसके कमरे में इधर से उधर धीरे धीरे टहलते हुए कुछ सोचने लगती है। उन दोनों को इसी तरह कई घंटे बीत चुके थे। तभी कौटिल्य का ध्यान भूमिका के पैरों की तरफ जाता है। वह भूमिका से कहता है, क्या तुम किसी वार पर हो? अब भूमिका अपनी जगह पर रुक जाती है, कौटिल्य की तरफ बेहद हैरानी से देखती है और पूछती है, ऐसा क्यों कह रहे हो?
कौटिल्य मुस्कुराकर उसके पैरों की तरफ इशारा करता है और कहता है, अब तुम सोने के वक्त भी अपने सभी हथियारों को साथ लेकर घूमोगी तो यही कहा जाएगा ना। कौटिल्य की बात सुनकर भूमिका के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद तुरंत उसके चेहरे पर चिंता का भाव दिखाई देने लगता है और वह जाकर कौटिल्य के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर कौटिल्य के हाथ पर अपना एक हाथ रखते हुए कहती है, मुझे बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। जब तक यह रोबोट हमारे घर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला। अब कौटिल्य का चेहरा भी गंभीर हो जाता है और वह कहता है, तुम सही कह रही हो, यह कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत हमारे साथ साथ घूम रही है। फिर एक पल रुककर दोबारा से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाते हुए भूमिका से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि अब अनिका मैडम और रोहित सर इसका कुछ न कुछ इलाज जरूर करेंगे। इस वक्त तक वह हमें शांत सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि साइबर ग्रुप की मीटिंग को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था और इस मीटिंग का कंडक्ट किया जाना बहुत जरूरी था। लेकिन अब उनका यह जरूरी काम खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस से 1 किलोमीटर दूर बैनिटी में हर्षिता विविधकाय को एक सांप जैसे आकार में बदलकर बच्चों की बालकनी तक पहुंच जाती है और वहां का नजारा देखकर वह चौंक उठती है। वह योगेश को संबोधित करते हुए कहती है, अब यह क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई है। देखो, बालकनी में भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। यह सुनते ही योगेश स्क्रीन के सामने आ जाता है और वह स्क्रीन को देखते हुए हर्षिता से कहता है, सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ होना एक सामान्य बात नहीं है। योगेश के ऐसा कहते ही हर्षिता उसकी तरफ देखने लगती है। योगेश कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है। हर्षिता अचंभित होकर योगेश से पूछती है, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि उन्हें हमारे बारे में। फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि विविधकाय के वहाँ होने के बारे में पता चल गया है। योगेश जवाब देता है, तुम ही बताओ फिर इसका क्या मतलब हो सकता है। अब हर्षिता एक पल के लिए सुन रह जाती है। कुछ पलों के बाद जब उसका दिमाग काम करना शुरू करता है तब वह योगेश से कहती है, इसका मतलब विविधकाय का इन सब से आमना सामना करने का वक्त आ गया है। योगेश कहता है, मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि वक्त आ चुका है। हर्षिता कहती है, माँ साहब का आदेश था कि विविधकाय का राज खुलने न पाए। फिर एक पल चुप रहकर दोबारा से कहती है, वह लोग विविधकाय के बारे में यह कभी नहीं जान पाए होंगे कि उसकी असलियत क्या है। वह अभी तक इसे कोई मामूली खिलौना ही समझ रहे होंगे। अब योगेश कहना शुरू करता है, तुम सही कह रही हो। इससे पहले कि वह लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं, हमें हमला कर देना चाहिए और एक बच्चा लेकर वहां से तुरंत रवाना हो जाना चाहिए। हर्षिता कहती है, पागल मत बनो। अगर हम चुपचाप एक बच्चा लेकर आते तो यहाँ से भागना आसान होता, लेकिन उनकी आंखों के सामने से हम बच्चा ले भी आए तब भी उसे लेकर कहाँ तक भाग पाएंगे। रोहित मारवा की पकड़ सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में है। योगेश कहता है, इतना परेशान मत हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। हमें ना वहाँ से बच्चा चुराना है और ना ही बच्चे को लेकर जाना है। हमें सिर्फ खुद को बचाकर यहाँ से भागना है और हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे हम पर कोई शक कर सके। अब हर्षिता और भी ज्यादा आश्चर्य से योगेश को देखती है। योगेश अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि बच्चा विविधकाय लेकर आएगा और अपना रूप बदलकर खुद के अंदर उसे कहीं भी छुपाकर यहाँ से ले जाएगा। हर्षिता को योगेश की बात बिल्कुल सही लगती है। हर्षिता कहती है, मुझे थोड़ा वक्त दो, एक बार आगे की प्लानिंग कर ले, उसके बाद बच्चे के कमरे के अंदर चलते हैं। मुझे लगता है कि वह वक्त आ गया है जब हमें विविधकाय को इंस्ट्रक्शन देने के बाद सेल्फ मोड में डालना होगा। योगेश कहता है, ठीक है, तुम देखो कि वह सब कैसे करना है, तब तक मैं बाकी बंदोबस्त कर लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ अनिका के बेडरूम में मारवा हाउस। वहीं अपने कमरे में रोहित और अनिका भी बिस्तर पर लेटे हुए थे, पर नींद दोनों में से किसी की भी आंखों में नहीं थी। अनिका की आंखें छत की ओर स्थित थी और उसका पूरा ध्यान अपने आसपास की आवाजों पर थी। तभी अनिका उठकर बैठ जाती है।
उसे इस तरह चौंक कर बैठता हुआ देखकर रोहित कहता है, क्या हुआ अनिका, तुम ठीक तो हो ना? अनिका कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त घर में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद वह उठकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। रोहित अनिका को इस तरह जाते हुए देखकर खुद भी उसके पीछे पीछे उसी ओर दौड़ पड़ता है। अनिका के कानों में सिक्योरिटी गार्डों के चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। पहले बालकनी से एक काला सांप उनके सामने आ जाता है। वह जैसे ही उस पर गोली चलाते हैं, यह तेजी से इधर से उधर खिसकते हुए उनके बीच खलबली मचा देता है और कुछ ही सेकेंड में अपने आकार को बदलते हुए एक रोबोट के रूप में उनके सामने खड़ा हो जाता है। इस तरह उसे अपने सामने देखकर गार्ड उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्डों की गोलियों का उसके शरीर पर कोई असर नहीं होता। वह एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने हाथों में उठाता है और नीचे फेंक देता है। उसके बाद दूसरों को उठाता है, उसे भी नीचे फेंक देता है। बाकी सभी गार्ड्स उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद वह उनकी ओर देखता है। जितनी भी गोलियां उनके शरीर पर चली थी, उन्हें अपने शरीर से वापस उनकी ओर भेज देता है। वह गोलियां उन गार्डों के शरीर पर अलग अलग जगह पर जा लगती है। ठीक इसी वक्त एक लोहे के तारों से बना एक मजबूत जाल बालकनी की छत से नीचे की तरफ गिरता है, जिसमें विविधकाय पूरी तरह से लिपट जाता है। एक के बाद एक कई जाल इसी तरह से उसके ऊपर गिरते चले जाते हैं और वह उन जालों के बीच में फंसता चला जाता है। अब तक सभी सिक्योरिटी गार्डों को वायरलेस के जरिए से यह खबर मिल गई थी कि बच्चों के कमरे के बालकनी में किसी दुश्मन का आगमन हुआ है, लेकिन वह कौन है और वहाँ क्या हो रहा है, इसकी ठीक जानकारी किसी को भी नहीं थी। क्योंकि बालकनी में मौजूद कोई भी गार्ड कोई इंफॉर्मेशन दे पाता, उससे पहले ही यहाँ कई घटनाएं घट चुकी थी। इन सभी जालों के कोने अभी भी बालकनी की दीवारों से बंधे हुए थे। फिर अचानक से उनके दोनों कोने अपनी दिशा में खींचने लगते हैं, जिस वजह से विविधकाय इस जाल में पूरी तरह से फंसकर अपना संतुलन खो चुका था और बालकनी के फर्श से ऊपर उठकर हवा में था। अचानक से वह जाल झूले की तरह झूलने लगता है और पलक झपकते ही रोबोट विविधकाय को उठाकर बालकनी से नीचे फेंक गिराता है। यह सभी आवाजें सुनकर कुछ सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए कमरे के दरवाजे से बालकनी की तरफ पहुंच जाते हैं। जब तक वह वहां पहुंचते, तब तक विविधकाय को नीचे फेंकने के लिए उछाल दिया गया था। यह विविधकाय को सिर्फ हवा में उड़ते हुए ही देख पाते हैं। कुछ ही सेकेंड के बाद विविधकाय नीचे ग्राउंड में गिरा हुआ था। कुछ सिक्योरिटी गार्ड अपने साथियों को सहारा देते हुए बालकनी के कमरे के अंदर ले जाते हैं और बालकनी का दरवाजा, खिड़कियां, पर्दे सभी ठीक तरीके से बंद करके अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। जब अनिका अपने कमरे से बाहर की ओर दौड़ रही थी, तब उसकी निगाह मनीषा पर पड़ती है। मनीषा बच्चों की केयर टेकर थी और ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट भी थी। अनिका को इस तरह भागते हुए देखकर वह भी अनिका की ओर भागने लगती है। अनिका मनीषा को चिल्लाते हुए कहती है, मेरे पीछे मत आओ, सभी जाकर जितना जल्दी हो सके यहाँ मौजूद घर के सभी सदस्यों और नौकरों को सेफ्टी बाहर निकालो और बड़े मारवा हाउस में पहुँचा दो, जल्दी करो। अनिका का ऑर्डर सुनते ही वह उसे पूरे करने के लिए दौड़ पड़ती है। ठीक इसी वक्त भूमिका को भी खबर मिल जाती है कि घर के अंदर क्या चल रहा है। भूमिका कौटिल्य से कहती है, उस रोबोट ने हमला किया है। ऐसा कहकर वह बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। कौटिल्य भी अपनी पिस्तौल कमर में रखते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। उधर परशुराम, सूर्यवंशी और अब्दुल्ला भी अपनी अपनी टीमों के साथ दौड़ पड़ते हैं। नौकरों के भेष में काम कर रहे कमांडो भी अपने अपने हथियारों को लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में मारवा हाउस किसी छावनी की तरह दिखाई देने लगता है। हाथों में हथियारों लिए कमांडो पहले से तय की गई योजनाबद्ध तरीके से अपने अपने काम पर लग जाते हैं। परशुराम, सूर्यवंशी का काम था घर के सभी सदस्यों को सुरक्षा देना। वहीं अब्दुल्ला के लिए सबसे पहले रोहित और फिर अनिका और बच्चे थे। उधर जमीन पर पड़ा विविधकाय अपने सारे बंधनों को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। उतनी ही देर में परशुराम, सूर्यवंशी घर के सदस्यों, नौकरों और उनके परिवारों को सुरक्षित तरीके से मारवा हाउस एक में बने हुए इमरजेंसी सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुंचाने लग जाता है। ठीक इसी वक्त जब प्रीति को यह खबर पता चलती है, तो वह सीधा सनी और ओंकार के कमरे की तरफ दौड़ती है। वहां जाकर दोनों को उनके कमरे से बाहर निकालती है और तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहती है।
और फिर वापस जाने लगती है। ठीक इसी वक्त सनी पूछता है, तुम इतनी अफरा तफरी में क्यों हो? हुआ क्या है यह तो बताओ। प्रीति जवाब देती है, अभी यह जगह सेफ नहीं है, अभी बात करने का वक्त भी नहीं है, फिर बाद में आराम से बात करूंगी। तुम दोनों अभी के अभी परशुराम सूर्यवंशी के साथ यहाँ से बाहर चले जाओ। ओंकार कहता है, और तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्रीति घूरकर ओंकार की तरफ देखती है और फिर जवाब देती है, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरा ख्याल खुद रख सकती हूँ। उसके बाद सनी की तरफ देखते हुए कहती है, इसे यहाँ से अपने साथ लेकर जाओ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम दूसरों की जिंदगी बचाना है, खुद अपनी जान बचाकर छुपकर बैठना नहीं है। ठीक इसी वक्त कुछ गार्ड वहाँ पहुँच जाते हैं और सनी और ओंकार को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। प्रीति की बात सुनकर ओंकार के हाथ पर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और दिमाग सुन्न हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। प्रीति वापस उसी ओर दौड़ पड़ती है जहां खतरा मौजूद होने की आशंका थी। कुछ ही देर में अनिका, रोहित, भूमिका, कौटिल्य और प्रीति बच्चों के कमरे के बाहर मौजूद थे। अनिका सभी को बाहर रुकने का इशारा करती है और खुद अंदर चली जाती है। वह अंदर जाकर देखती है कि घायल सिक्योरिटी गार्ड दीवार के टेक लगाकर बैठे हुए थे। दरअसल सभी सिक्योरिटी गार्ड ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने हुए थे, जिसकी वजह से जान की हानि नहीं हुई थी, लेकिन गोलियों की वजह से उनके हाथ पैर आदि ज्यादा गंभीर चोटें आई हुई थी। अनिका कुछ दूसरे कमांडोज को इशारा करती है कि जिन साथियों को ज्यादा गहरी चोटें आई हैं, वह उन्हें सहारा देकर बाहर ले आएं और बाकी घायल खुद बाहर की तरफ चले जाएं। उसके बाद पूरे कमरे की स्थिति को देख लेने के बाद सभी को सावधान रहने की चेतावनी देते हुए वह भी कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर वह प्रीति को इशारा करती है कि अगर किसी की चोट गंभीर है तो प्रीति उसे तुरंत इलाज दे। प्रीति घायल कमांडोज के साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ तेजी से चली जाती है, क्योंकि इस वक्त वही जगह सेफ भी थी और जहां उपचार के लिए सभी संसाधन भी मौजूद थे। इधर अब्दुल्ला ने अपने साथियों के साथ रोहित और अनिका को चारों तरफ से घेर लिया था। वह रोहित से कहता है, सर प्लीज आप सभी यहाँ से चलिए, यहाँ रुकना आपके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद भूमिका और कौटिल्य को भी कमांडो चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। वह उन सभी को वहाँ से तुरंत बाहर निकलने के लिए कहते हैं। इस पर रोहित वहाँ से जाने से इनकार कर देता है और जवाब देता है, यह छिपने का वक्त नहीं है, यह सामना करने का वक्त है। अब्दुल्ला जवाब देता है, सर ऐसी मुसीबत का सामना करना आपका काम नहीं है, वह हमारा काम है, हम इससे निपट लेंगे, आप सभी प्लीज यहाँ से चलिए। अब अनिका कहती है, अब्दुल्ला सही कह रहा है, आप सभी यहाँ से जाइए। रोहित कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी भूमिका अनिका से कहती है, और मैं भी साथ आ रही हूँ। अनिका बाहर की ओर दौड़ पड़ती है जहाँ इस वक्त विविधकाय मौजूद था। बाकी सभी भी अनिका के पीछे पीछे उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। अनिका विविधकाय से 100 मीटर की दूर पर ही उसकी नजर से दूर अंधेरे में ही रुक जाती है। अनिका और रोहित दोनों ही बिना हथियारों के थे, जबकि भूमिका और कौटिल्य ने अपने अपने हथियार अपने अपने हाथों में निकाल रखे थे। विविधकाय लोहे के तारों को इस तरह तोड़ रहा था जैसे कि कच्चे धागों को तोड़ रहा हो। उसकी ताकत देखकर सभी दंग रह जाते हैं। ठीक इसी वक्त विविधकाय अपने आप को सभी बंधनों से छुड़ा लेता है। विविधकाय को कमांडोज ने अपने अपने हथियारों के साथ चारों तरफ से घेर रखा था। अब तक वह यह बात जान चुके थे कि उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होने वाला है। जितनी गोलियां उसकी तरफ चलाई जाएंगी वह वापस कमांडोज को अपने सीने पर झेलनी होगी। अनिका अपने पास मौजूद एक कमांडोज से वायरलेस ले लेती है और फिर उसी वायरलेस से ऑर्डर देती है, उस पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा, स्टार्ट प्लान बी। वहीं दूसरी तरफ दमयंती देवी के किले में अब तक दमयंती देवी को यह खबर मिल चुकी थी कि मारवा हाउस में विविधकाय के मौजूद होने का रहस्य खुल चुका है, और इससे पहले कि वह लोग विविधकाय की ताकत के बारे में जान पाए, विविधकाय आज अपने काम को पूरा करने के लिए उन लोगों में से आमने सामने की टक्कर लेने वाला है। दमयंती देवी वहाँ का पूरा नजारा अपने आंखों से देखना चाहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि ऐसी स्थिति में अनिका लड़ने के लिए सामने जरूर आएगी। आखिर ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने औलाद पर संकट आए और चुपचाप खड़ी होकर देखती रहे।
जब बात अनिका जैसी ताकतवर माँ की हो तब वह जरूर आगे आएगी। वह अपनी आंखों से अनिका को लड़ते हुए देखना चाहती थी। रुद्रमा देवी दमयंती से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वह सामने आकर अपना भेद खोलेगी? रुद्रमा देवी की बात पर दमयंती देवी ठहाका मारकर हंस पड़ती है। दमयंती देवी हंसते हुए रुद्रमा देवी से कहती हैं, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? वह स्वाति मल्होत्रा की बेटी है। वह उस स्वाति मल्होत्रा की जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। क्या इसमें अपनी माँ का इतना भी अंश नहीं कि वह उसके नक्शे कदम पर चले? फिर दोबारा से हंसने लगती है। दमयंती देवी बेहद खुश थी, उसकी मुराद पूरी होने वाली थी। वह आगे कहती है, तुम चिंता मत करो रुद्रमा देवी, इससे अपनी माँ के सभी गुण मिले हैं। यह गुण भी उन्हीं में शामिल है। अपने बच्चों को बचाने के लिए आज वह सामने जरूर आएगी। इसके बाद रुद्रमा देवी और दमयंती देवी दोनों ही अपने किले के अंडरग्राउंड रिसर्च लैब में चली जाती हैं। दमयंती देवी के वहां पहुंचने से पहले ही सभी तैयारियां कर दी गई थी। एक और जहां दिल्ली में विविध काय की हर हरकत को हर्षिता और योगेश अपने सामने रखे हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते थे, बिल्कुल उसी तरह दूसरी ओर इससे दमयंती देवी के अंडरग्राउंड रिसर्च लैब की एक बड़ी सी स्क्रीन को भी कनेक्ट कर दिया गया था। वह दोनों बड़ी ही स्क्रीन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जहां से उन्हें विविध काय की आंखों से दिखाई देने वाला हर नजारा स्क्रीन पर भी नजर आ रहा था। जैसे ही वहां मारवा हाउस में विविध काय खुद को जाल से आजाद करता है, वैसे ही दमयंती देवी अपनी जगह पर खड़े खड़े कहती है, बहुत बढ़िया विविध काय, बहुत बढ़िया। तुम ही हो जो मेरे सिपाही सलार की जगह ले सकते हो। कुचल डालो सबको, चींटियों की तरह मसल दो और उठा लाओ उसकी किसी भी एक औलाद को। अब रुद्रमा देवी दमयंती देवी से पूछती हैं, और अगर वह लड़ने के लिए सामने नहीं आई तो? इस पर दमयंती देवी रुद्रमा देवी को एक टक देखने लगती है, फिर एक पल रुककर कुछ सोचने के बाद जवाब देती है, तो कोई बात नहीं, अगर लड़ने के लिए सामने नहीं आएगी तो अपने बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ तक हमारे सामने आ पहुँचेगी। बस आज विविध काय अपने मकसद में सफल हो जाए, उसके बाद सारा खेल हमारी मुट्ठी में होगा। जिसका बरसों से इंतजार है, हम उसके बेहद करीब होंगे। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में ठीक इसी वक्त मारवा हाउस की ग्राउंड में मौजूद कौटिल्य अनिका के कान में धीरे से कुछ कहता है। अनिका एक पल कौटिल्य की ओर देखती है और फिर अपनी गर्दन हिला देती है। विविध काय एक बार फिर से जैसे ही बालकनी की ओर बढ़ता है, तभी कमांडो विविध काय पर बड़े बड़े लोहे के गोले, जो लोहे के मजबूत मोटी तारों से जुड़े हुए थे, उसने हमला करते हैं। यह बंधे हुए मोटे मोटे लोहे के गोले जाकर विविध काय के पैरों से लिपट जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गति अवरुद्ध हो जाती है और वह आगे नहीं बढ़ पाता। विविध काय खुद को इस बंधन से आजाद करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करता है। वह अपने आप को पतले और बेहद लंबे बांस जैसे आकार में बदल लेता है, जिसकी वजह से वह बंधन जमीन पर जा गिरता है। इससे भी ज्यादा अचंभित करने वाली बात यह थी कि इस बार विविध काय की गति अति तीव्र थी। वह फिर से अपने आप को रोबोट में बदल देता है और आगे बढ़ने लगता है। अब फिर से बार बार उस पर पहले वाली तकनीक का ही इस्तेमाल किया जाता है। विविध काय पलक झपकते ही हर बार खुद को आजाद करके एक कदम आगे बढ़ जाता है। अब कमांडोज की टीम उसके पीछे की ओर से उस पर यंत्रों की मदद से लोहे के भारी गोलों और पत्थरों को फेंककर हमला करती है। इससे भी विविध काय पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अब वह लगातार किए जा रहे इन हमलों का प्रत्युत्तर देने के लिए कमांडोज की तरफ मुड़ जाता है। वह अपने पैरों की मदद से वहां पड़े हुए सभी भारी भारी पत्थरों को वापस उन्हीं की दिशा में फेंकने लगता है। उसके एक एक वार से वह गोले और पत्थर इस तरह से उड़ रहे थे जैसे हवा में बहुत सारी फुटबॉल उड़ रही हो। कमांडोज जमीन में खोदकर बनाई गई सुरक्षा गड्ढों में झुककर अपना झुकाव करते हैं और बचाव भी करते हैं। जब विविध काय के किसी भी प्रकार से किसी भी कमांडोज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, तब वह गुस्से में उसी ओर आगे बढ़ने लगता है जहां कमांडोज छिपे हुए थे। ठीक इसी वक्त एक कमांडो अपना हाथ ऊपर करता है और उसके एक उंगली दिखाई देती है। ठीक एक सेकंड के बाद दूसरी उंगली और उसके बाद
1 सेकेंड के बाद तीसरी उंगली दिखाई देती है। जैसे ही हवा में उसकी 3 उंगलियां एक साथ दिखाई देती है, विविधकाय के नीचे की जमीन फट जाती है और वह उसके अंदर चला जाता है। दरअसल यही था प्लान बी, जिसमें विविधकाय को कैद करना शामिल था, ताकि जब तक वह खुद को आजाद कराए तब तक सिक्योरिटी टीम और सभी कमांडोज को सभी घर वालों को सुरक्षित करने के लिए कुछ समय मिल जाए। ठीक इसी वक्त जब विविधकाय जमीन के अंदर कैद था, तभी परशुराम सूर्यवंशी अपने साथियों के साथ सभी लोगों को घेरे के बीच में लेकर सुरक्षित जगह पर ले जाने में लगते हैं। इस वक्त पूरे घर में हलचल मची हुई थी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में एक नौकर डर से कांपते हुए कहता है, मारवा हाउस पर हमला हुआ है। तभी परशुराम सूर्यवंशी उसे डांटते हुए कहता है, बिना किसी जानकारी के अपना मुंह मत खोलो और बिना वजह सभी को डराओ मत। फिर वह बड़े ही प्यार से सभी की ओर देखते हुए कहता है, इस असुविधा के लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यह सिर्फ एक मॉल ड्रिल है। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आज की यह प्रैक्टिस खास हमारे सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। यह हमारे कमांडोज की क्षमता की जांच है कि समय पड़ने पर वह मारवा हाउस में रह रहे सभी लोगों को किस प्रकार सुरक्षित कर पाएंगे। जैसे जैसे मारवा परिवार के दुश्मन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें भी अपनी योजना और ताकत को मजबूत करना होगा। इसके अलावा आप सभी को भी इस बात का पता रहेगा कि ऐसी कठिन परिस्थिति में आप सभी को क्या करना है। इस वक्त जहां विविधकाय मौजूद था, वहां लोहे की मोटी मोटी दीवारों से तैयार किया गया एक चौकोर कमरा था। जैसे ही विविधकाय के पैर उसके ऊपर पहुंचते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिक दरवाजे को कमांडो के इशारे पर खोल दिया जाता है और वह उसके अंदर गिर जाता है। उसके अंदर गिरते ही दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। अब तक सभी विविधकाय की ताकत के अच्छे खासे नमूने देख चुके थे। सभी को यकीन था कि उसे इस तरह ज्यादा देर बंद नहीं रखा जा सकता, इसलिए अगले कदम की तैयारी जितना जल्दी हो सके करनी होगी। सभी को पूर्ण विश्वास था कि उन्हें अगली तैयारी के लिए कम से कम आधे से 1 घंटे का समय अवश्य मिल गया है। सभी अनिका के इशारे पर अनिका और रोहित के पास आ पहुंचते हैं और वहां से सीधा सबसे करीबी हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नीरज संगवान और कैमरा विजिलेंस टीम इस वक्त मारवा हाउस में मौजूद हर कैमरे पर निगाह जमाए बैठी थी। रात के वक्त भी पूरे मारवा हाउस में इस तरह रोशनी फैली हुई थी जैसे दिन का उजाला फैला हुआ हो। मीटिंग हॉल में सभी अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। सामने ही स्टेज पर रोहित, अनिका, भूमिका और कौटिल्य जा खड़े होते हैं। अब्दुल्ला और उसके सभी साथी भी वहीं आसपास खड़े हो जाते हैं। तभी भूमिका कहती है, अगर आप सभी में से किसी के भी पास कोई सुझाव है तो वह दीजिए कि इस समस्या से निपटने के लिए या इसे टालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तभी एक कमांडो कहता है, जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, सभी मशीनरी किसी न किसी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करती है। अगर हमें यह पता चल जाए कि इसकी एनर्जी को खत्म कैसे किया जा सकता है और दोबारा से एनर्जी लेने से कैसे रोका जा सकता है, तो शायद बात बन जाए। इस पर कौटिल्य जवाब देता है, यह अच्छा उपाय है, लेकिन इसका बैटरी बैकअप कम से कम 30 से 36 घंटे का है। इतने घंटे तक इसका सामना करना या इसे रोक कर रखना आसान नहीं होने वाला। यह तकरीब केवल तब काम आ सकती है जब हम इतने घंटे तक इसे रोकने का कोई उपाय खोज लें। लड़ते हुए भी अगर यह हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया तो खुद को आसानी से चार्ज कर सकता है और फिर वापस पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए दोबारा खड़ा हो सकता है। तभी एक दूसरा कमांडो अपनी बात रखते हुए कहता है, इस रोबोट को यहाँ से जो भी चीज चाहिए, अगर उसे इससे दूर कर दिया जाए या फिर इसे दे दी जाए तो क्या यह यहाँ से बाहर चला जाएगा। इतने में ही तीसरा कमांडो कहता है, उसने बच्चों के कमरे पर हमला किया है, इसका मतलब यह उन्हीं को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब आगे की कहानी बाद में सुनेंगे। आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।